हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 42 को शुरू करते हैं। जहान ने अब ईबो को अपनी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहा। तब ईबो ने कहा कि वो एक ही शर्त पर अपनी स्टोरी बताएगा, जब जहान खुद के पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा। तो जहान ने कहा, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ईबो की भौहें सिकुड़ गई। तो जहान ने कहा, ठीक है, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि वो ना तो इतनी ग्रेट है, ना ही तुम्हारे जितनी हेटफुल है। अभी वो अपनी स्टोरी बताने लगा। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे फादर बस अपने ग्रैंडफादर की सुना करते थे। जब डैड 16 साल के थे, तब मेरे परदादा जी ने उनके सामने कुछ लड़कियों की तस्वीरें रखी। उनमें से एक अपने लिए पसंद करने को कहा, तो डैड ने मेरी मम्मा को चुन लिया। वो सिर्फ 14 साल की थी तब। अगले 3 साल तक वो उन्हीं के पीछे पड़े रहे। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। उनके लीगल एज तक पहुंचने का इंतज़ार करने लगे। पर उनके 18 साल पूरे होने से पहले ही उन्हें पता चला कि माँ किसी कलाकार से प्यार करती है। मेरे दादाजी ने उन्हें देखा था। तब माँ 17 साल की थी, इसलिए दादाजी का कहना था कि मेरे पिताजी को उनका पीछा छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। मेरी माँ के लीगल एज सेरेमनी के 2 हफ्ते पहले ही उस कलाकार पर कई सारी लड़कियों ने आरोप लगाया कि उसने उनके साथ बदतमीजी की है। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। कई सारी लड़कियों को कोर्ट में पेश किया गया। उनमें से एक मेरी मदर भी थी। पर मेरी मदर को उस कलाकार पर पूरा भरोसा था। किसी भी तरह करके वो कलाकार भागने में कामयाब हुआ। उसे पुलिस भी ढूंढ नहीं सकी। आगे क्या हुआ, क्या उसका पता चला? जहान ने पूछा। तब ईबो ने बताया, मेरी मदर के लीगल एज सेरेमनी के कुछ दिन पहले उनके बेडरूम पर अटैक हुआ और हाथापाई में वो बेहोश हो गई। पुलिस को उनके घर से उस कलाकार से रिलेटेड काफ़ी सबूत मिले, लेकिन माँ को कुछ ज़्यादा गहरी चोटें नहीं आई थी। इस घटना से माँ की पूरे समाज में बेइज्जती हुई। उनसे बात करना लोगों ने छोड़ दिया। उस वक्त मेरे डैड उनकी ज़िंदगी में एक राजकुमार की तरह आए। उन्होंने उन्हें जज नहीं किया और उनकी लीगल एज सेरेमनी में जहाँ पर लोग उन्हें अवॉइड किया करते थे, वहाँ पर मेरे डैड उनसे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे माँ भी डैड को पसंद करने लगी। दोनों के बीच में प्यार हुआ और कुछ महीनों बाद शादी। उस आर्टिस्ट का क्या हुआ और तुम्हारी मदर कहाँ पर है? जहान ने पूछा। फादर और मदर की शादी के दूसरे दिन बाद ही उस आर्टिस्ट की बॉडी एक एले से बरामद हुई। मदर को उस बॉडी की पहचान के लिए बुलाया गया। उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि ये वही आर्टिस्ट है। इस बात से उस आर्टिस्ट का किस्सा तो मदर और फादर की ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, लेकिन फादर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मदर उस आर्टिस्ट के लिए रो रही है। उसकी बॉडी पर 7 बार वार किया गया था। ताज्जुब की बात यह है कि उसका मर्डरर कभी नहीं ढूंढा गया। ज़िंदगी जैसी चलनी चाहिए थी वैसे ही चलती रही। मेरी मदर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने उसी आदमी से शादी की थी जिससे वो प्यार करती थी। मेरे डैड मेरी मदर को बच्चा रखने के लिए फोर्स करने लगे। अभी अभी उनकी शादी हुई थी, वो उम्र में भी कम थी, लेकिन फिर भी डैड के खातिर उन्होंने इस बात को मान लिया। उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाई। इस बात से मेरे परदादा और डैड काफ़ी नाखुश थे, इसलिए उन्होंने हर रात कोशिश की, जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। इस बात से मेरी मदर को काफ़ी बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उनके मन की बात जानने की किसी को नहीं पड़ी थी। वो सभी अपनी मर्जी का किया करते थे। कभी कभी तो मेरी माँ भागकर मेरे दादाजी के पास जाती थी, उनके कमरे में छुपा करती थी, लेकिन फिर भी मेरे डैड उनको वापस अपने कमरे में ले आते थे। कभी कभार दादाजी उनकी मदद कर दिया करते थे। जब मेरी मदर प्रेग्नेंट हुई, इस सब सिचुएशन के बावजूद भी वो खुश थी, लेकिन इस नाजुक कंडीशन में मेरे डैड ने उनका साथ बिल्कुल ही छोड़ दिया। मेरे भाई का जन्म होने के बाद मेरे परदादा फिर से उन दोनों को फोर्स करने लगे और बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से फैमिली के लिए ये काफ़ी ज़रूरी था। और मेरे परदादा भी बूढ़े होते जा रहे थे। मेरे भाई के जन्म के 1 साल बाद
मेरे डैड ने फिर से वही रूटीन शुरू किया। 3 हफ्ते बाद जब मेरी मदर उन पर चिल्लाई और घर से भाग गई सीधा मेरे दादाजी के पास, क्योंकि एक वही आदमी थे जिनसे वो बात कर सकती थी, जिनसे वो प्रोटेक्शन की अपेक्षा कर सकती थी। दादाजी ने उन्हें काफ़ी समझाया और वापस भेज दिया। जब उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तब उनकी पूरी दुनिया ही हिल गई, क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को मेरे परदादाजी के साथ बात करते हुए सुना, जहाँ पर उन्हें पता चला उस आर्टिस्ट के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरे डैड ने करवाया था। उन सभी लड़कियों को पैसे दिए थे उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। साथ ही जब उनकी फर्स्ट नाइट थी तब उन्होंने उस आर्टिस्ट को हाथ पैर बांधकर अपने कबर्ड में बंद करवा दिया था, ये देखने के लिए उसके प्यार के साथ मेरे डैड क्या कुछ करते हैं। और वो मेरे परदादा ही थे जिन्होंने उस आर्टिस्ट को मरवाया था। व्हाट द हेल! जान चिल्लाया। ये सब सच्चाई जानने के बाद मेरी माँ उस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी, लेकिन डैड ने उसे कमरे में बंद करवा दिया और उनका मेरे भाई के साथ मिलना जुलना भी बंद हो गया। मेरी माँ हर्ट थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के खातिर वो डैड की बातें मान गई। इसके बाद उनके साथ वही सब रिपीट होता गया जब तक कि वो कंसीव नहीं कर लेती। उनका 2 बार अबॉर्शन हुआ क्योंकि वो लड़कियां थी। जब तीसरी बार उनके अबॉर्शन का वक्त हुआ तब भी मेरे डैड ने हार नहीं मानी। शायद डैड उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, क्योंकि इसे प्यार तो नहीं कह सकते। एनीवेज, एक दिन डैड को पता चला कि प्रेसिडेंट के बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए वो किसी भी तरह करके माँ को प्रेग्नेंट करना चाहते थे। और उनके दिल की बात जल्द ही पूरी हो गई, क्योंकि माँ जल्द ही प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद उनका घर से निकलना बंद हो गया, यहाँ तक कि बेड से निकलना भी। उनकी खातिरदारी में कई सारे नौकर चाकर डॉक्टर्स लगा दिए गए, जब तक कि वो मुझे जन्म नहीं देती। एक दिन जब मेरे दादाजी को मेरी माँ से बात करने का मौका मिला तब उन्होंने बताया मेरे डैड मेरी मम्मा को कुछ ड्रग्स दे रहे हैं। तब मम्मा ने कहा उन्हें पता था, वो सब इसलिए दे रहे थे ताकि मम्मा जल्दी से कंसीव कर पाए। तब दादाजी ने रोते हुए उनसे माफ़ी मांगी कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सके। इस घटना के 10 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरे परदादाजी की मौत हो गई। मेरे डैड मेरी मम्मा को छोड़कर परदादाजी का फ्यूनरल करने के लिए चले गए, लेकिन मेरे दादाजी मेरी मम्मा को देखने के लिए पहुंच गए। उस वक्त मेरे मम्मा की चंद ही सांसें बची हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। इबो की आवाज़ बहुत भारी हो चुकी थी। वो जहान के गले लगते हुए सिसकते हुए अपनी बातें पूरी कर रहा था। जान ने उसे टाइटली हक कर लिया था, क्योंकि इबो को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। आज उसके दिल में दबी हुई हर बात वो जान के सामने खोल कर रख रहा था। जब मेरे दादाजी मेरी मम्मा के पास पहुँचे, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उन्होंने दादाजी को बताया कि वो काफ़ी पहले ही अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए वो मेरे पैदा होने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मेरे दादाजी से वादा लिया कि मैं और मेरे भाई अपने पिता जैसे नहीं बनने चाहिए। दादाजी ने उनसे वादा किया कि वो मेरा और मेरे भाई का पूरा ख्याल रखेंगे। साथ में उन्हें ये भी बताया कि मेरे परदादाजी गुजर गए हैं और मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब है। इस बात से मरते वक्त भी मेरे मदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इबो अपनी बात ख़त्म करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा है। जान उसकी पीठ थपथपा रहा था, उसके कानों में काफ़ी प्यारी बातें बोल रहा था, लेकिन इबो कह रहा था, मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं नहीं होता तो मम्मा को इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। उन्हें कितने सारे लोगों ने छुआ, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, कितनी शर्मिंदगी हुई होगी ऐसे पेड़ पर बंधे रहने से, लोगों के छूने से, उनके देखने से, उनकी मदद करने से। मेरी वजह से उन्हें इस सब से गुजरना पड़ा। ये वो फिर से एक बार सिसकियाँ ले रहा था और जान उसे टाइटली पकड़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। इबो को लगभग 1 घंटा लगा पूरी तरह से शांत होने के लिए। तब तक जान उसे समझाता रहा कि इबो, तुम्हारी माँ को इस सब से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इतने सारे दर्द और शर्मिंदगी को झेला,
किस लिए? क्योंकि वो तुम्हें जन्म देना चाहती थी। उन्होंने तब तक खुद को नहीं मारा जब तक तुम इस दुनिया में नहीं आए। अगर तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी खराब करोगे तब उनके बलिदान का क्या होगा? वो जो अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त भी तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में सोच रही थी। तो क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी को खराब करना ठीक रहेगा? उन्होंने खुद से अपनी जान देकर तुम्हें बचाया है, इसलिए ये सब तुम्हारी गलती है ये सोचना बंद करो और अपनी ज़िंदगी की कदर करो। ईवो जहान की प्यारी आवाज़ सुन रहा था। धीरे धीरे वो शांत हो गया। अब जहान उसे किस करने लगा। ये किस पहले की तरह रफ नहीं था, ये काफ़ी जेंटल था, जैसे वो ईवो को समझाना चाहता हो वो उसके लिए कितना प्रीशियस है, कितना ज़रूरी है, कितना कीमती है। ईवो भी उसे किस रिटर्न करने लगा। ये अब तक का उनका सबसे लंबा किस था। जब उन्होंने किस ब्रेक किया तब ईवो ने टाइटली जहान को पकड़ लिया, ऐसे जैसे उसकी लाइफ उस पर डिपेंड हो। वो सोच रहा था, इस आदमी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। अगर मैं ईफे से शादी भी करूँगा तब भी मेरे दिल में सिर्फ इसी के लिए जगह होगी। जहान ने ईवो के बालों को सहलाते हुए कहा, ईवो सो जाओ। ईवो ने उससे कहा, तुम्हारी स्टोरी? तब जहान ने कहा, कल ज़रूर बताऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या बाद में? ईवो ने पूछा। तो जहान ने कहा, शायद पहले हम बहुत बिजी हो सकते हैं, इसलिए बाद में ज़रूर। अपना प्रॉमिस याद रखना, ईवो ने कहा। तो जहान मुस्कुराते हुए उसके सर को थपथपाने लगा। आज की तारीख 23 अप्रैल 2020। आज का दिन सुबह से ही काफ़ी व्यस्त रहा था। ईवो के हर तरफ काफ़ी सारे लोग भाग रहे थे। उसे वेटिंग रूम में बिठाया गया था। दूसरे वेटिंग रूम में ईफई और उसके फादर थे। ईवो के फादर के कहानुसार ईवो के स्टाइलिश ने उस पर 25 मिनट में काफ़ी सारी कलाकारी करके ईवो को फिर से एक बार मॉडल जैसा बना दिया था। जब जेम्स वांग उसकी कलाकारी से सैटिस्फाइड हुआ तब वो जहान की तरफ मुड़कर बोला, थोड़ी देर में क्राउन यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी जाएगा। तब तक मैं अपनी बहू और समधी से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे बेटे का खास ध्यान रखना है और ईवो ठीक से पेश आना। अब रूम में सिर्फ जहान और ईवो थे। जब से ईवो कल रात जहान की बाहों में सोया था उसके बाद से उसे जहान से बात करने तक का मौका नहीं मिला था। जब ईवो ने जहान की तरफ देखा तो जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात तुम्हारे डैड देर से घर पर लौटे थे, लेकिन परेशान मत हो, उनसे पहले ही मैं निकल चुका था। ईवो ने कहा, तुम सोए भी थे? तब जहान ने कहा, हाँ 5 घंटे तक, मेरे लिए इतनी नींद काफ़ी है। मजाक कर रहे हो क्या? ईवो ने पूछा। तो जहान ने कहा, जब मैं मिलिट्री स्कूल में था तब मुझे 5 घंटे तक सोने की आदत लग गई, उसके बाद मैं अपने आप ही जग जाता हूँ। ईवो ने कहा, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है, तुम मिलिट्री स्कूल आखिर गए कैसे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें वहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा था? तब जहान ने उसे समझाते हुए कहा, बाद में ईवो, मैंने कहा ना मैं भी अपनी स्टोरी बताऊँगा। तुम्हारे फादर कभी भी वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके का फ़ायदा नहीं उठाए। वो जहान और ईवो कैसे? जहान ने तुरंत डोर लॉक कर दिया और ईवो के लिप्स सब करने लगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो ईवो का मेकअप ख़राब न कर दे। जब ईवो उसे पैशनेटली किस करने लगा तब जहान ने कहा, ईवो हमें रुक जाना चाहिए वरना मैं सच में तुम पर अटैक कर दूंगा। तब ईवो उसके गले में हाथ डालता हुआ बोला, तुम्हें किसने रोका है? जहान ने कहा, ईवो अगर तुम इसी तरह मुझे तड़पाते रहे तो देख लेना, आज की रात भी हम बातें करने के सिवाय किसी और ही चीज़ में व्यस्त हो जाएंगे। ईवो तुरंत पीछे हट गया तो जहान मुस्कुराते हुए बोला, तो सच में तुम मेरी स्टोरी सुनने के लिए इतने उत्सुक हो? जहान ने कहा, क्या हुआ, अब मूड नहीं रहा? तो ईवो ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोने से ज़्यादा तुम्हारी स्टोरी सुनना पसंद करूँगा। समझ गया, जहान ने कहा। तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुआ और ईफई अंदर चली आई। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन पहना हुआ था। उसने ईवो से पूछा, तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक कर दिया था? तब ईवो ने कहा, प्रोटेक्शन के लिए। मेरे डैड इस बात का बहुत ख्याल रख रहे हैं। तब ईफे ने हाँ में सिर हिलाया और जहान की तरफ मुड़कर बोली, क्या मैं ईवो के साथ कुछ पल बिता सकती हूँ? तो जहान ने कहा,
माफ़ कीजिए मिस, लेकिन मुझे यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। ईफे ने कहा, तुम अपना जॉब बहुत सीरियसली कर रहे हो, ये अच्छी बात है। अब ईफे काउच पर बैठ गई और अपने पास वाली सीट पर ईबो को बैठने का इशारा किया। ईबो ने भी उसकी बात मान ली। उसने ईबो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ईबो, पिछले कुछ दिनों में हम मिल नहीं पाए हैं। तुम्हें मेरी बातें बचकानी लग सकती है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ईबो ने कहा, हाँ, मैंने सुना कि काफ़ी समय से तुम बहुत बिजी चल रही थी। तब ईफे ने कहा, बहुत सारे लोग मुझसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं 3 हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रही हूँ, तब उन्होंने अपने सारे काम जल्दबाजी में कंप्लीट किए ताकि हम दोनों के लिए बाद में समय मिल पाए और उस वक्त कोई मुझे काम के लिए डिस्टर्ब न करे। चलो, इतना काम करने के बाद भी मैं खुश हूँ, क्योंकि इसके रिवार्ड के रूप में मुझे तुम्हारे साथ 3 हफ्ते अकेले में मिल रहे हैं। इसके जवाब में ईबो के पास कुछ नहीं था, इसलिए वो बस ईफे की तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे पता है तुम्हें इंटरव्यूज़ पसंद नहीं है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के सभी इंटरव्यूज़ कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें हमारी जगह हमारे फादर्स अटेंड करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हें शादी से पहले इतने सब टॉर्चर से होकर गुजरना पड़े। और हाँ, ये बात अलग है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें ये भी देने आई थी। उसने ईवो के हाथ में एक एनवलप थमा दिया, जिसमें म्यांमार की 2 फ्लाइट टिकट्स थी। उन टिकट्स को देखने के बाद ईवो को याद आया, इस वीकेंड उसे म्यांमार भी तो जाना है। कल दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट है, ईवो ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। इस पर ईफे मुस्कुराते हुए बोली, सरप्राइज़, असल में मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती थी। चाहो तो हम सैटरडे की सुबह की फ़्लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक है। तुम्हारा क्या कहना है? जो तुम सही समझो, ईवो ने कहा। बहुत बढ़िया, ईफे ने खुश होते हुए कहा। फिर घड़ी की तरफ देखकर बोली, 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। वहाँ पर क्राउन भी लाया जाएगा। मैंने भी अब तक क्राउन को नहीं देखा है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि वो तुम्हारे सिर पर कैसा लगेगा। फिर उसने ईबो के लिप्स पर सॉफ्टली किस किया और कहा, बाद में मिलते हैं। ईफे वहाँ से चली गई और जहान तुरंत ईबो के सामने आकर खड़ा हुआ और ईबो को पैशनेटली किस करने लगा। जब उनका किस खत्म हुआ, तब जहान ने कहा, अब से जब भी वो तुम्हें किस करे, तुम्हें तुरंत मुझे बताना होगा, ताकि मैं तुम्हें साफ कर सकूं। ईबो ने गुस्से में उसका जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन जहान ने अपनी टंग उसके मुंह में इंसर्ट करते हुए उसे तुरंत चुप करा दिया। ईबो के हाथ का लिफाफा अब ज़मीन पर गिर गया और उनका किस और भी पैशनेट हो गया। जब ईबो को समझ आया कि जहान असल में जेलस हुआ है, तो उसे इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई। जब उनका किस ब्रेक हुआ, ईबो ने पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त भी यहाँ पर है? जहान ने कहा, वो भी तो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। हालांकि वो अभी तुम्हारे फादर के साथ है, इसी वजह से तो मुझे अब तक उस पर चिल्लाने का मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे झूठ जो बोला था। तब ईबो ने पूछा, क्या उसने तुम्हें बताया था कि मैं उस नौकरानी के साथ सोया था? तब जहान ने ईबो के बम को स्ट्रांगली प्रेस करते हुए कहा, उस बारे में बात मत करना, वरना मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगा। वो फिर से एक बार ईबो को किस करने लगा, जब तक उनके दरवाजे पर नॉक नहीं हुआ। जैसे ही जहान ने दरवाज़ा खोला, ईबो ने देखा जेम्स वांग दाँत दिखाते हुए अंदर आ रहा है। आते ही उसने जहान से कहा, मिस्टर जाओ, अब आप फेनमिंग जिंग के पास जा सकते हैं, क्योंकि अब से मैं ईबो के साथ रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।